कहानी की स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि 3 साल पहले अर्थ पर अचानक से स्पिरिचुअल एनर्जी वापस आ गई, जिसके कारण दुनिया में बहुत सारे बदलाव आने लगे। रिजल्ट के तौर पर कुछ लोगों में सुपर नेचुरल एबिलिटीज आ गई, जिस कारण उनको हीरोज की तरह सम्मान मिलने लगा। फिर हमें अपना एमसी दिखाया जाता है जिसका नाम सिंजी होता है, जो कह रहा होता है कि लिन, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। उसके बाद लिन कहती है कि तुम कितनी जिद्दी हो, अभी तक हार नहीं मानी तुमने। फिर एक लड़का आता है जिसका नाम योतो होता है, जिससे लिन कहती है कि मैं तुम्हारा इंतजार करते करते बोर होने लगी थी। योतो आने के बाद अपने एमसी से कहता है, अरे सिंजी, क्या तुम्हें पता है मैंने तुम्हारे सभी साथियों को मार डाला है और अगली बारी तुम्हारी है। फिर यूटो पूछता है उससे, क्या मरने से पहले तुम्हारी आखिरी इच्छा है। सिंजी कहता है कि तुम बहुत बेकार इंसान हो, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। यूटो हंसते हुए कहता है कि मुझे माफ करो या ना करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। यूटो सिंजी को नीचे फेंकते हुए कहता है कि मर जाओ अब। सिंजी नीचे गिरते हुए सोचता है कि ये सब मेरी गलती थी, मेरी पार्टी के मेंबर्स मेरी वजह से मारे गए हैं। सिंजी मन में सोचता है कि लिन, अगर मुझे फिर से जन्म लेने का मौका मिला, मैं तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुम दोनों को मैं अपने हाथों से दफनाऊंगा। अचानक से सिस्टम आ जाता है जिसका नाम सुपर पावर मार्शल आर्ट सिस्टम होता है। और सिस्टम कहता है कि प्लेयर की जान खतरे में है, इस कारण टाइम को रिवर्स किया जा रहा है। फिर अचानक से सिंजी अपने घर में आ जाता है और कहता है कि मैं उनके हाथों मर नहीं गया था। अचानक से सिंजी के सामने सिस्टम आ जाता है। सिस्टम में लिखा होता है कि प्लेयर की इंफॉर्मेशन लोड हो रही है, प्लेयर अपना एट्रीब्यूट सिलेक्ट कर ले। सिंजी सिस्टम को देखते हुए कहता है कि लगता है कि मैं स्पिरिचुअल एनर्जी के एक्सप्लोजन से 1 महीने पहले आ चुका हूँ। के बाद सिंजी हमसे कहता है कि इस दुनिया के लोगों ने अभी तक ध्यान नहीं दिया है, लेकिन इस दुनिया में स्पिरिचुअल एनर्जी पहले से ही ठीक होने लगी है। जब स्पिरिचुअल एनर्जी रिकवर हो जाएगी तो इसका असर सिर्फ इंसानों पर नहीं बल्कि एनिमल्स और पौधों पर भी होगा, और पूरे नेचर में एक नया बैलेंस आ जाएगा। अगर कोई भी यूनिक स्पिरिचुअल फ्रूट्स खा ले तो उसको भी सुपर नेचुरल पावर्स मिल सकती हैं। जब वो दिन आएगा तो मौसम खराब हो जाएगा, आसमान में अलग अलग चीजें भी दिखने लगेंगी। फिर हमें सिंजी दिखाया जाता है। सिंजी सोच रहा होता है कि मेरे पास अपनी पावर रिकवर करने के लिए सिर्फ 1 महीना ही है। सिंजी सिस्टम का बटन दबाते हुए कहता है कि चलो अब देखते हैं सिस्टम के फंक्शन क्या है। सिस्टम में 4 एट्रीब्यूट्स होते हैं: एट्रीब्यूट डेवलपमेंट, एट्रीब्यूट स्किल एडिशंस, पॉइंट एक्सचेंज और डेली मिशन। सिंजी सिस्टम पर क्लिक करते हुए कहता है कि सबसे पहले मैं फायर वाले एट्रीब्यूट चूज करूंगा। फिर सिस्टम थोड़ी लोडिंग लेता है। फिर उसके बाद कहता है कि आपको पर्पल फायर एट्रीब्यूट स्किल्स मिली है, इसलिए आपको ब्रह्मा फायर क्रिस्टल दिया जा रहा है। तम कहता है कि आपने पर्पल फायर एट्रीब्यूट स्किल को अवेकन किया है, इसलिए आपके सिस्टम में 5 पॉइंट्स जोड़े जा रहे हैं। फिर सिंजी हमें बताता है कि उसकी पिछली जिंदगी में एक नीले रंग का क्रिस्टल और था, पर लेकिन उसने ही हंगामा खड़ा कर दिया था, लेकिन ये बैगनी रंग का क्रिस्टल उससे भी ज्यादा अच्छा लग रहा है। सिंजी उस बैगनी रंग के क्रिस्टल को अपने हाथों से तोड़ देता है। इसके कारण सिंजी के आसपास आगों की लपटें आ जाती है। फिर सिंजी कहता है कि बार मैं सबसे ज्यादा ताकतवर बनूंगा। सिंजी इस सबको करने के बाद रुकता है, फिर देखता है कि उसके मोबाइल पर किसी का कॉल आ रहा होता है। जब वह मोबाइल उठाने के लिए जाता है तो देखता है उसकी एक्स गर्लफ्रेंड लिंक का कॉल आ रहा होता है। सिंजी मोबाइल को देखते हुए कहता है कि अरे, मैं तो इसके बारे में भूल ही गया था। सिंजी कॉल को उठाने के बाद हेलो कहता है तो वहां से लिन कहती है कि हे सिंजी, मुझे एक बैग पसंद आया है जो 2 लाख येन का है, लेकिन मेरे पे 2 लाख येन है नहीं, क्या तुम 2 लाख येन मुझे दे सकते हो अभी। फिर हमारा सिंजी कहता है कि अगर तुम्हें वो बैग इतना ही पसंद है तो यूटो से कहो, लेकिन मुझे अब की बार कॉल मत करना। लेनी ये सुनने के बाद बिल्कुल हैरान हो जाती है और कहती है कि अचानक उसको क्या हो गया और इसकी इतनी हिम्मत कैसे हो गई मेरे साथ ऐसे बात करने की। यूटो कहता है कि क्या हुआ, तुमने अपने पैसे देने वाली मशीन को नाराज तो नहीं कर दिया। फिर लेन कहती है कि मैं बस यूटो को ही खुश करना चाहती हूँ, कौन उस जैसे को खुश करना चाहेगा। उसके बाद वो दोनों कार के अंदर ही अपनी प्यार भरी बातों को स्टार्ट कर देती है।
फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें एक हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। जी किसी के बारे में बात करते हुए कहता है कि अगर मैं कुछ दिन पहले रिकार्नेट होता तो मैं उससे पूछ पाता कि वह किस हॉस्पिटल में थी। फिर हमें दिखाया जाता है सिंजी एक लड़की से बातें कर रहा होता है। वो लड़की सिंजी से कहती है कि उस वक्त मुझे लगा था कि मैं बीमार हूँ, पर लेकिन मेरे डैडी ने मुझे ठीक करने के लिए कुछ मेडिसिन दी थी, जिसकी वजह से मेरे शरीर में आइस स्पिरिचुअल एनर्जी कोर खत्म हो गया। मैं सच में बहुत अनलकी हूँ, है ना? सिंजी हॉस्पिटल को देखते हुए कहता है कि मीका, मैं तुम्हें भी बचाऊंगा और तुम्हारी एनर्जी को भी वापस लेके आऊंगा। फिर हमें हॉस्पिटल के अंदर का सीन दिखाया जाता है। मॉनिटर में दिखाया जाता है कि लड़की की धड़कनें नीचे गिरती जा रही हैं। इस लड़की को बचाने के लिए बहुत सारे डॉक्टर उसका इलाज कर रहे होते हैं। फिर हमें दो लोगों को दिखाया जाता है, जिसमें से पहला वाला कहता है कि डॉक्टर ली, आपको मेरी बेटी को बचाना ही होगा। फिर दूसरा वाला कहता है कि मैं उसकी नब्ज देखने के बाद ही बता सकता हूँ। फिर डॉक्टर ली उसकी नब्ज चेक करते हैं। फिर मिस्टर मत्सुमोटो से पूछते हैं कि क्या आपकी बेटी हाल ही में कहीं गई थी? फिर मिस्टर मत्सुमोटो कहते हैं कि पिछले महीने उसका यूनिवर्सिटी में एडमिशन होने की खुशी में हम इसको सेलिब्रेट करने के लिए आइसलैंड गए थे। वहां से आने के बाद ही ये ऐसी हो गई है। फिर डॉक्टर ली कहते हैं कि इसके अंदर यंग एनर्जी बहुत ज़्यादा हो गई है, इस कारण हमें इसको यंग एनर्जी से दूर रखना पड़ेगा। डॉक्टर ली कहते हैं कि मैं इसके लिए मेडिसिन लिख देता हूँ, बस आप इसको समय से मेडिसिन देते रहना। फिर डॉक्टर ली कहते हैं कि हमने इसका समय से इलाज नहीं किया तो बहुत देर हो जाएगी। फिर मिस्टर मास्टोमोटो उनकी बेटी को बचाने के लिए डॉक्टर ली से थैंक यू कहते हैं। फिर डॉक्टर ली कहते हैं ये तो बस मेरा एक काम था, पर लेकिन बाकी सब उस लड़की पर निर्भर करता है। फिर अचानक से सिंजी आ जाता है जो कहता है जरा रुको। मिस्टर मात्सुमोटो कहते हैं कि आप कौन हो? फिर पीछे खड़ा डॉक्टर कहता है कि क्या तुम डॉक्टर ली के असिस्टेंट हो? डॉक्टर ली कहते हैं नहीं, ये मेरा कोई भी असिस्टेंट नहीं है। फिर कुछ डॉक्टर सिंजी को बाहर निकालते हुए कहते हैं कि बाहरी लोगों का अंदर आना मना है, क्या तुमने बाहर बोर्ड को नहीं देखा? फिर हमारा सिंजी जोर से आवाज लगाते हुए कहता है मिस्टर मात्सुमोटो, आपकी बेटी बीमार नहीं है, वह एक रेयर एट्रीब्यूट्स को अवेकन कर रही है। और सिंजी कहता है कि अगर आप इसके बारे में नहीं जानते तो केवल आप उसके शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे बल्कि उसके फ्यूचर को भी छीन रहे हैं। फिर चश्मे वाला डॉक्टर कहता है कि अरे अरे, क्या तुमने बहुत ज़्यादा कॉमिक्स पढ़ लिए हैं क्या? चलो जल्दी यहाँ से निकलो। फिर डॉक्टर ली कहते हैं रुको। फिर डॉक्टर ली सीरियस होते हुए कहती है कि यंग मैन, तुम आइस एट्रीब्यूट्स और स्पिरिचुअल एनर्जी के बारे में कैसे जानते हो? तुम हकीकत में हो कौन? फिर सिंजी कहता है कि मैं कौन हूँ ये इम्पोर्टेंट नहीं है, उस लड़की को ठीक करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर डॉक्टर ली कहते हैं अगर तुम इसको ठीक करने जा रहे हो तो तुम्हें ये भी पता होगा इसका इलाज कैसे हो सकता है। फिर सिंजी कुछ जड़ी बूटियों का नाम बताता है। नर्स कहती है कि कुछ समय पहले डॉक्टर ली ने भी यही जड़ी बूटियों को बताया था। फिर नर्स के बगल में जो लड़का खड़ा होता है वो कहता है कि ये नामुमकिन है, इसके पास इंस्टेंट मेडिसिन की नॉलेज कैसे है? ये तो उस नुस्खे जैसा है जो हमें अभी मिला है। क्या उसने हमारी पीछे से सारी बातों को सुन लिया था? फिर डॉक्टर ली कहते हैं कि आपका नुस्खा बिल्कुल मेरे जैसा है, पर लेकिन इतने से बच्चे ठीक नहीं हो सकती। फिर सिंजी कहता है मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई। फिर सिंजी बताता है कि आपके नुस्खे में से एक इम्पोर्टेंट जड़ी बूटी गायब है जिसका नाम स्टारडू फ्लावर है। फिर डॉक्टर ली कहते हैं कि हम तुम्हारे कहे अनुसार ये सब कर भी देंगे, पर लेकिन स्टारडू फ्लावर इस दुनिया में मिलना नामुमकिन के बराबर है। फिर दो लड़के में से एक लड़का कहता है कि क्या ये बकवास नहीं कर रहा था? फिर दूसरा वाला कहता है कि इसको ये सब नॉलेज कहाँ से मिली? फिर मात्सुमोटो डॉक्टर ली से कहते हैं कि इसकी कीमत कितनी होगी, मैं जितना चाहे उतना पैसा इसके लिए तैयार कर सकता हूँ। फिर डॉक्टर ली कहते हैं कि यह कहीं भी नहीं बिकता है। फिर हमें स्टारड्यू फ्लावर के बारे में बताया जाता है जिसका आकार बिल्कुल तारे जैसा होता है और इसकी पंखुड़ियाँ बिल्कुल नीले कलर की होती हैं और यह बहुत ही ज़्यादा चमकीला होता है। रात में इसमें से हल्की सी चमक निकलती है जो बिल्कुल तारे जैसी होती है, जिस कारण से इसका नाम स्टारडू फ्लावर पड़ा था।
फिर हमें बताया जाता है कि इस फ्लावर के अंदर कुछ ऐसी एबिलिटीज होती हैं जिसके कारण किसी भी इंसान का घाव जल्दी से जल्दी भर जाता है और दर्द को कम भी करता है। फिर डॉक्टर ली कहते हैं कि मैंने सिर्फ इसके बारे में एसेंट बुक में पढ़ा था, पर लेकिन यह फूल तब पाया जाता था जब पृथ्वी पर स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन अब के टाइम पर यह पृथ्वी पर कहीं नहीं पाया जाता। फिर मिस्टर मास्टोमोटो चिंता करते हुए कहते हैं कि क्या मेरी बेटी हमेशा के लिए ऐसी रहेगी। फिर सिंजी उनसे कहता है कि चिंता मत करिए, मैं मीका को बिना किसी तकलीफ के बचा लूंगा। फिर डॉक्टर ली सिंजी से कहते हैं कि क्या तुम जानते भी हो तुम्हारे पास लेजेंडरी स्टारडू फ्लावर है भी या नहीं। फिर सिंजी डॉक्टर ली से कहता है आपने बिल्कुल ठीक कहा। इसको सुन के सारे डॉक्टर हैरान हो जाते हैं। फिर उनमें से एक डॉक्टर कहता है कि ऐसा इम्पॉसिबल है, इसके पास वो हो ही नहीं सकता। फिर वो लड़का कहता है कि यह बनावटी बोल रहा है, इसको स्टारडू फ्लावर के बारे में नहीं पता। फिर डॉक्टर ली कहते हैं उस लड़की ने फिर स्टारडू फ्लावर के बारे में कैसे बता दिया। फिर इसको सुनने के बाद वो लड़का हैरान रह जाता है, कुछ बोल नहीं पाता। फिर सिंची उस सिस्टम को ओपन करते हुए कहता है कि मुझे पॉइंट के बदले स्टारडू फ्लावर दे दो। फिर सिस्टम स्टारडू फ्लावर को सिंजी को दे देता है और सिस्टम के अंदर से 5 पॉइंट को काट लेता है। सिंजी सबको स्टारडू फ्लावर दिखाते हुए कहता है ये सारी बातें बेकार की हैं, एक बार आप इस स्टारडू फ्लावर को देख क्यों नहीं लेते। जब वो सब लोग स्टारडू फ्लावर को देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं और डॉक्टर ली कह रहे होते हैं क्या ये असली स्टारडू फ्लावर है। फिर वह कहते हैं कि यह लेजेंडरी स्पिरिचुअल मेडिसिन आपके पास कैसे है। सिंजी डॉक्टर ली से कहता है कि क्या अब आपको विश्वास हुआ कि मैं मीका को ठीक कर सकता हूँ। तो डॉक्टर ली कहते हैं मेरे पहले रूड व्यवहार के लिए मुझे माफ कीजिए और इस स्टारडू फ्लावर से लड़के का ट्रीटमेंट कर दीजिए। फिर सिंजी ट्रीटमेंट करने के लिए मीका के पास जाता है। फिर सिंजी मीका को देखते हुए कहता है कि मीका मैं तुमसे वादा करता हूँ कि इस लाइफ में मैं तुमको सबसे बचाऊंगा। फिर सिंजी स्टारडू फ्लावर के अंदर अपनी एनर्जी को डाल रहा होता है जो सीधी लड़की के ऊपर जा रही होती है। फिर हमें एक नर्स का सीन दिखाया जाता है जो कह रही होती है मॉनिटर को देखते हुए कि लड़की की हालत अब ठीक होने लगी है। फिर हम देखते हैं कि लड़की धीरे धीरे करके अपनी आंखों को खोल रही होती है। फिर मीका से सिंजी कह रहा होता है मीका अभी के लिए तुम आराम करो, हम फिर कभी मिलेंगे। मात्सुमोटो सिंजी का बहुत ही ज्यादा धन्यवाद कर रहे होते हैं। सिंजी मात्सुमोटो से कहता है कि मीका अब ठीक हो गई है, आगे से मीका का ख्याल रखना ताकि वह पहले जैसी हो सके। फिर सिंजी जा रहा होता है, फिर पीछे से टोटली सिंजी को रोकते हुए कहते हैं कि अगर आप चाहो तो हम थोड़ी देर चाय पी सकते हैं। फिर सिंजी कहता है कि मुझे माफ कीजिएगा पर लेकिन मैं जल्दी में हूँ, इसलिए शायद किसी और समय। फिर डॉक्टर ली कहते हैं कम से कम अपना नाम तो बता दीजिए मुझे। फिर सिंजी अपना नाम फूजी सिंजी बताता है। फिर हमें बहुत सारी बिल्डिंग्स दिखाई जाती हैं, उन्हीं में से एक बिल्डिंग के अंदर अपना मेन कैरेक्टर होता है। फिर सिंजी कहता है कि अगर मुझे ठीक से याद है तो मेरे पिछले जन्म में एक वेबसाइट थी जो कल्टीवेशन के लेवल्स को बताया करती थी। फिर हमें उस वेबसाइट का नाम दिखाया जाता है जिसका नाम होता है इलेक्ट्रिक कल्टीवेशन पीडिया। फिर हमें कल्टीवेशन के लेवल दिखाए जाते हैं, टोटल 8 लेवल होते हैं। स्पीड अवेकनिंग, दूसरा होता है बबलिंग स्प्रिंग और तीसरा होता है आयरन मेरिडियंस। बाकी लेवल आप स्क्रीन पर देख लेना वरना वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। फिर संजय हमें बताता है कि मेरी पिछली जिंदगी में स्पिरिचुअल एनर्जी के कारण वॉर हो गया था और जब मेरी मौत हुई थी तो मैं केवल लेवल 3 पे था। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें पानी दिखाया जाता है जिस पानी के अंदर सिंजी कल्टीवेशन करते हुए कहता है कि जैसा कि उम्मीद थी ब्रह्मा फायर तकनीक से ये बहुत ही ज़्यादा कमाल की है। फिर सिंजी कहता है कि मैं इस जिंदगी में अपनी कल्टीवेशन पर ही ध्यान दूंगा और सबसे ज़्यादा ताकतवर बनूंगा। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें एक बिल्डिंग दिखाई जाती है। फिर एक आदमी डॉक्टर ली से कहता है कि डॉक्टर ली क्या ये सच है कि आप एक यंग मैन से मिले जिसके पास स्टारडू फ्लावर था और वह स्पिरिचुअल एनर्जी को कल्टीवेट करना सीख चुका है। फिर डॉक्टर ली कहते हैं हाँ ये सच है। फिर डॉक्टर ली कहते हैं कि वो लड़का बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है, अगर वो और भी ज़्यादा पावरफुल हो गया तो वह दुनिया का भविष्य भी बदल सकता है। फिर डॉक्टर ली एक लड़की को सिंजी की फोटो देते हुए कहते हैं कि जाओ और इस लड़की की ताकत को चेक करके आओ। और वो लड़की भी कहती है ठीक है सर।
फिर वो आदमी डॉक्टर ली से कहता है कि अगर ये सच हुआ तो यह हमारे लिए बहुत बड़ी खोज हो सकती है। फिर हमें सिंजी दिखाया जाता है जिसका लेवल अप हो रहा होता है। फिर सिंजी का लेवल अप हो गया होता है। फिर बाद में हमें सिंजी बता रहा होता है जैसा कि मुझे उम्मीद पर्पल ग्रेट तकनीक से पहली बार कल्टीवेशन करने पर ही मैं 2 लेवल ऊपर आ गया। फिर सिंजी पानी को देखते हुए कहता है कि मैं बिना नहाए एक दिन में इतना गंदा कैसे हो गया। फिर सिंजी पानी में से निकलते हुए कहता है कि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है, मुझे खाने के लिए कुछ चाहिए। फिर सिंजी घर से बाहर निकलते हुए कहता है कि कन्वीनियंस स्टोर खुल रहा होगा। यार इतनी ज़्यादा भूख लगी है कि मैं 4 लोगों का खाना अभी अकेले खा सकता हूँ। फिर सिंजी मन ही मन में गाना गुनगुनाते हुए जा रहा होता है और हम देख सकते हैं कि सिंजी के पीछे वही लड़की होती है जिसको डॉक्टर ली ने भेजा होता है। फिर वह फोटो को देखते हुए कहती है मैंने ढूंढ लिया। फिर वह सिंजी पर हमला करते हुए कहती है मुझे डिसअपॉइंट मत करना, ठीक है। और जब सिंजी वहां देखता है तो वहां पहले से एक म्यूटेड मॉन्स्टर होता है। फिर सिंजी पीछे देखते हुए कहता है कि तो म्यूटेशन पहले से ही शुरू हो चुकी है। जब सिंजी उस म्यूटेड मॉन्स्टर को देखता है तो फिर वो म्यूटेड मॉन्स्टर सिंजी के ऊपर घुराता है। सिंजी म्यूटेड मॉन्स्टर को डॉगी कहते हुए कहता है अरे डॉगी तुम्हारी किसी ने देखभाल नहीं की, तुम्हारे मुंह के अंदर से तो बड़ी बदबू आ रही है मुझे। फिर वो म्यूटेड मॉन्स्टर सिंजी के ऊपर हमला कर देता है। सिंजी भी कैसे न कैसे करके उस हमले से बचता है। फिर जब सिंजी उससे बचता है तो वो म्यूटेड मॉन्स्टर सिंजी के ऊपर अपनी पूंछ से हमला कर देता है। सिंजी भी उस हमले को देख के हैरान हो गया होता है। फिर हम देखते हैं वो हमला सिंजी को हिट हो जाता है। फिर सिंजी उस हमले को सह लेता है। फिर उस म्यूटेड मॉन्स्टर से दूर होकर अपने हमले को तैयार करते हुए कहता है मैं अपने फायर से तुम्हें भून कर राख कर दूंगा। फिर सिंजी हमला करते हुए कहता है कि फ्लेम एम्प्रेस फीस्ट। सिंजी के उस एक ही पंच से वो मॉन्स्टर वहीं के वहीं मर जाता है। वो लड़की भी उस मॉन्स्टर को एक ही मुक्के में मरते हुए देखकर बहुत हैरान हो जाती है। फिर हमें सिंजी दिखाया जाता है जो मॉन्स्टर को साइड में फेंक देता है। फिर सिंजी कहता है कि ये तो बहुत ही ज्यादा कमजोर था। फिर सिंजी कहता है कि अरे यार मुझे तो बहुत भूख लगी थी, अब इस मॉन्स्टर को मारने के बाद और भी ज्यादा भूख लगी है। फिर उस लड़की को दिखाया जाता है जो सिंजी को देखते हुए कहती है नो वे, ये कैसे हो सकता है, इसने एक ही मुक्के में एक म्यूटेड मॉन्स्टर को मार डाला। फिर वह लड़की कहती है कि अरे इसने तो फायर एट्रीब्यूट्स को अवेकन किया है, माना जाता है कि ये फायर एट्रीब्यूट सबसे ज्यादा पावरफुल होता है। फिर वो लड़की इतना सब करने के बाद म्यूटेड मॉन्स्टर के पास जाती है। वो लड़की म्यूटेड मॉन्स्टर की पूंछ को देखते हुए कहती है कि क्या इसकी पूंछ टूट गई, ऐसा कैसे हो सकता है। फिर वो लड़की कहती है कि अब मुझसे ये मत कहना, उस वक्त जो आवाज आई थी वो इस म्यूटेड मॉन्स्टर की पूंछ टूटने की आवाज थी। फिर वो लड़की कहती है कि आखिरकार उसका शरीर कितना ताकतवर हो सकता है, मुझे जल्दी से जल्दी इसकी रिपोर्ट हायर अप्स को देनी पड़ेगी। फिर सीन शिफ्ट होता है। फिर हमें कुछ बिल्डिंग दिखाई जाती है। उसी बिल्डिंग के अंदर हमारा सिंजी होता है जो कह रहा होता है आज तो मेरा शरीर सुबह से ही बहुत दर्द कर रहा है, शायद से मुझे और ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। फिर सिंजी फ्रेश होकर बाथरूम से निकलता है तो देखता है टीवी के अंदर एक ब्रेकिंग न्यूज चल रही होती है जो कि माउंटेन सिनोई के बारे में होती है। फिर रिपोर्टर बताता है कि सिनोई माउंटेन का टेम्परेचर अचानक से ही बढ़ गया है और माउंटेन पर जितने भी लोग थे उनको जल्द से जल्द नीचे उतारा जा रहा है। फिर वह बताता है कि माउंटेन के ऊपर तापमान इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि अगर कोई भी उस जगह जाता है तो उसका शरीर मेल्ट होने लगता है। इसलिए वो जगह बहुत ज्यादा खतरनाक है, उस माउंटेन के पास जाने की कोशिश ना करें। फिर सिंजी टीवी को देखते हुए कहता है कि अगर मुझे याद है तो सिनोई माउंटेन के पास फायर एट्रीब्यूट्स स्पिरिचुअल एनर्जी अवेकन होने वाली है। इस सिंजी जल्दी से अपने कपड़ों को पहनते हुए कहता है कि ये मेरे लिए बहुत बड़ा चांस होगा उस फायर एट्रीब्यूट स्पिरिचुअल एनर्जी को कल्टीवेट करने के लिए। फिर सिंजी अपने घर से बाहर निकल लिया होता है पर लेकिन अचानक से अपने सामने वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड लिन को देखता है। फिर लिन सिंजी से कहती है कि अरे 2 लाख रुपए का क्या हुआ, मैंने तुमसे कहा था मुझे एक बैग पसंद है, इसलिए तुम मुझे 2 लाख रुपए दोगे नहीं। फिर सिंजी लिन से कहता है कि तुम्हें बैग लेने की जगह हॉस्पिटल में जाना चाहिए क्योंकि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, मैंने तुमसे कल भी कहा था कि मेरे से दूर हो जाओ। फिर कहती है कि तुम बस मेरा टेंशन पाने के लिए मेरे से इतना सब कह रही हो और मैं तुम्हें बता दूं कि अगर तुम मुझे इस वक्त पैसे दे दोगे तो मैं तुमसे आगे से अच्छे से बातें किया करूंगी।
फिर सिंजी लिन पर गुस्सा करते हुए कहता है कि तुमसे बातें करना तो छोड़ ही दो, तुम्हारा चेहरा तक मैं फिर से देखना नहीं चाहता। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें माउंटेन सिनोई का सीन दिखाया जाता है जिसका टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका होता है। फिर कुछ पुलिस वालों को दिखाया जाता है जो लोगों को समझाते हुए कहते हैं कि उस जगह पर मत जाइए, वो जगह बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है क्योंकि उस जगह का टेम्परेचर 81 डिग्री सेल्सियस तक चला गया है। पर लेकिन कुछ लोग समझते नहीं है ना, इसलिए एक लड़के को भी समझ में नहीं आई जिस कारण उसने एक स्वीट कॉर्न को उस जगह फेंक दिया और वो स्वीट कॉर्न जब उस जगह जाता है तो वो पॉपकॉर्न में बदल जाता है। जब वो स्वीट कॉर्न की ऐसी हालत देखते हैं तो वो सारे के सारे हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि क्या ये सच था? पुलिस वाले हमसे झूठ नहीं कह रहे थे। जो उस जगह सिंजी आ जाता है जो उस माउंटेन को देखने के बाद कहता है कि मुझे पता था कि ये माउंटेन फायर एटीट्यूड स्पिरिचुअल एनर्जी से ही भरा होगा। फिर सिंजी बस से नीचे उतरते हुए कहता है कि अगर मैं ये सारी एनर्जी को कल्टीवेट कर लूँ तो मेरा लेवल अप हो सकता है। फिर सिंजी कल्टीवेट करने के लिए माउंटेन के ऊपर स्पिरिचुअल एनर्जी के बीचों बीच चला जाता है। फिर पुलिस वाला सिंजी को देखते हुए कहता है कि अरे बच्चे, तुम वहाँ क्या कर रहे हो? वहाँ से जल्दी से हटो क्योंकि वो जगह बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, वहाँ तुम्हारी जान भी जा सकती है। फिर सिंजी उस जगह कल्टीवेट करते हुए कहता है कि ये फायर एट्रीब्यूट्स की पावर बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। फिर सिंजी अपने हाथ को देखते हुए कहता है कि बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि मेरे अंदर की सारी नसें बहुत ही ज्यादा जल रही हूँ। फिर सिंजी उस एनर्जी को पूरी तरह से कल्टीवेट करते हुए कहता है कि इस लाइफ में मैं बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन के दिखाऊंगा। फिर कुछ लोग सिंजी को देखते हुए कहते हैं कि क्या वो लड़का फायर को कंट्रोल कर रहा था? फिर उन्हीं में से दूसरा कहता है कि क्या उसकी आंखों में से फायर निकल रही थी? फिर सिंजी उन सबकी बातों को सुनने के बाद कहता है मैंने बहुत सारे लोगों का अटेंशन अपनी तरफ कर लिया है, इस वजह से मुझे जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। फिर सिंजी उस जगह से बहुत ही ज्यादा जल्दी से भाग रहा होता है। कुछ लोग सिंजी के बारे में बातें करते हुए कहते हैं कि क्या ये लड़का कोई भगवान था या कोई और था? और कुछ लोग बातें कर रहे होते हैं कि क्या किसी ने अभी जो हुआ उसकी वीडियो बनाई है? फिर पुलिस वाला कह रहा होता है कि अभी क्या हुआ, अभी तो टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा था पर लेकिन अब टेम्परेचर बहुत ही कम हो गया है। फिर पुलिस वाला मन में सोचता है कि क्या वो लड़का सच में कोई भगवान तो नहीं था? इस सीन शिफ्ट होता है, हमें रात में एक बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है। फिर हमें एक आदमी का सीन दिखाया जाता है जो टीवी में न्यूज़ देख रहा होता है। न्यूज़ में बताया जा रहा होता है कि माउंटेन सिनोई के ऊपर एक लड़का आया था जिसके कारण उस माउंटेन का सारा टेम्परेचर नॉर्मल हो गया। फिर वो आदमी किसी को कॉल लगाता है और कहता है कि जो भी न्यूज़ चल रही है उस सबको बंद करो, अगर ये न्यूज़ और ज़्यादा फैल गई तो लोगों के अंदर अफरा तफरी मच जाएगी। फिर वो आदमी उस लड़के से कहता है कि हाँ, तुम कह रही हो कि कल उस लड़के ने एक म्यूटेड मॉन्स्टर को एक ही मुक्के में मार डाला था। फिर वो लड़की कहती है कि हाँ, इसके अलावा उस म्यूटेड बीस्ट के हमलों का उस लड़के पर कोई असर नहीं पड़ा था। फिर वो आदमी सोचते हुए कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि हमें 2 दिनों के अंदर ही 2 जीनियस मिल चुके हैं। फिर वो आदमी कहता है कि जल्दी से जल्दी मुझे फूजी सिंजी को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में रिक्रूट करना पड़ेगा, वरना और कोई ऑर्गेनाइजेशन उसको रिक्रूट कर लेगी। वो आदमी कहता है कि अब मुझे जल्दी से जल्दी इस फूजी सिंजी नाम के लड़के से मिलना ही पड़ेगा। वो लड़की भी कहती है जी सर। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें सिंजी को दिखाया जाता है जो अपने घर में बैठ के कल्टीवेशन कर रहा होता है। फिर सिंजी अपनी धीरे धीरे आंखें खोलते हुए कहता है कि फाइनली मैं अपनी कल्टीवेशन के सेकंड लेवल पे पहुंच ही गया। फिर सिंजी को सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है। फिर सिस्टम कहता है कि आपको बबलिंग स्पीडिंग स्टेज पे पहुंचने पर बोनस दिया जा रहा है। फिर सिस्टम कहता है कि इस स्किल में तुम किसी भी एट्रीब्यूट को जोड़ सकते हो और आप उसकी पावर बढ़ा सकते हो। फिर सिस्टम कहता है कि मैजिक इन्फ्यूजन्स फीचर्स अनलॉक हो गया है। फिर कहता है कि आप किसी भी वेपन में एट्रीब्यूट को जोड़ सकते हो जिससे वो वेपन और भी ज्यादा खास हो जाएगा, पर लेकिन वो एट्रीब्यूट उसमें परमानेंट ही रहेगा। फिर सिंजी कहता है कि सीधे शब्दों में बोलूं तो मैं अपने लिए पर्सनल वेपन क्रिएट कर सकता हूँ। फिर सिंजी किचन में से एक नाइफ को उठा लेता है, फिर बाद में कहता है कि यह बहुत अच्छा है, मैं सबसे पहले इसको इवॉल्व करूंगा। तो सिंजी ये सब कर रहा होता है, फिर बाद में उसको पीछे से आवाज आती है। फिर सिंजी कहता है कि अरे आधी रात में अभी कौन आ गया है? सिजिन जब दरवाजा खोलने जाता है तो दरवाजे पे वही 2 लोग होते हैं। उनसे सिजिन कहता है कि तुम दोनों हो कौन? फिर वो आदमी कहता है कि मुझे अचानक से आने के लिए माफ करना, मेरा नाम लियो जिंगो है और मैं स्पिरिचुअल एनर्जी कल्टीवेशन ऑर्गेनाइजेशन का चेयरमैन हूँ। फिर सिंजी सोचते हुए कहता है कि स्पिरिचुअल एनर्जी कल्टीवेशन ऑर्गेनाइजेशन ने मुझे पास्ट लाइफ में भी बचाया था।
फिर सिंजी की पास्ट लाइफ का सीन दिखाया जाता है जिसमें सिंजी किसी को थैंक यू कह रहा होता है और मीका भी किसी को थैंक यू कह रही होती है उन दोनों को बचाने के लिए। जिस लड़की ने उन दोनों को बचाया होता है वो कह रही होती है कि यहाँ पे बहुत खतरा है, यहाँ से जल्दी निकल जाओ क्योंकि मुझे एक और मिशन के लिए भी जाना है अब। फिर हमें सिंजी को दिखाया जाता है, सिंजी सोचते हुए कह रहा होता है कि मुझे पक्का यकीन है कि पिछली लाइफ में उसी ने मेरी मदद की थी, पर लेकिन इस लाइफ में ऑर्गेनाइजेशन के साथ मेरा कोई कनेक्शन नहीं है। फिर सिंजी उनसे पूछता है कि तुमने मेरे बारे में कैसे पता लगाया। फिर लियो झिंगू मीका की तस्वीर दिखाते हुए कहता है कि अपने हाल ही में मिस्टर मात्सुमोटो की बेटी मीका का इलाज किया है, जहां डॉक्टर ली भी थे। डॉक्टर ली ने ही हमें बताया है और मीका पहले से ही हमारी ऑर्गेनाइजेशन में शामिल हो चुकी है। संजू उनकी बातों को सुनने के बाद सोचता है कि ऐसा लगता है कि इनके मेरे लिए कोई बुरे इरादे नहीं है। फिर सिंजी उन दोनों को अपने घर के अंदर बुलाता है। फिर सिंजी से लिू झंगू कहते हैं कि क्या तुम वाकई में हमारी ऑर्गेनाइजेशन में शामिल नहीं होना चाहते? फिर सिंजी कहता है कि देखिए, मैं अभी के लिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में शामिल नहीं होना चाहता, क्योंकि सबसे पहले मैं अपनी ट्रेनिंग खुद से करूंगा, फिर बाद में जब स्पिरिचुअल एनर्जी पूरी तरह से अर्थ पर आ जाएगी तब जाके मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन होने के बारे में सोचूंगा। फिर वो लड़की सिंजी से कहती है कि हम जानते हैं कि आप स्पिरिट अवेकनिंग स्टेज तक पहुंच चुके हैं, जो कल्टीवेशन का पहला लेवल होता है। फिर वो लड़की और कहती है कि लेकिन पहले लेवल पर पहुंचना बस तुम्हारा लक था, और अगर तुम ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन नहीं करते तो ऑर्गेनाइजेशन की गाइडेंस के बिना बबलिंग स्पिरिट स्टेज तक नहीं पहुंच सकते। फिर वो लड़की कहती है कि आने वाले भविष्य में टीवी पर बहुत सारे बदलाव होंगे। जब ऐसा होगा तो स्पिरिचुअल एनर्जी और कल्टीवेशन ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता होगा। इसके अलावा पहले मैंने भी सोचा था कि मैं खुद से कल्टीवेशन करके आगे बढ़ सकती हूँ, पर लेकिन मेरा सोचा हुआ गलत हो गया। फिर आखिर में मैंने ऑर्गेनाइजेशन का साथ लिया। फिर ऑर्गेनाइजेशन की गाइडेंस से मैं 3 साल के अंदर अंदर कल्टीवेशन के थर्ड लेवल तक पहुंच गई, जो इस बबलिंग स्प्रिंग स्टेज होता है। फिर सिंजी कहता है कि यहाँ तक पहुंचने में तुम्हें 3 साल लग गई, तुम्हारी एज कितनी है अभी? फिर वो कहती है कि मैं 21 साल की हूँ, पर लेकिन आप मेरी एज क्यों पूछ रहे हैं? फिर सिंजी मन में सोचते हुए कहता है कि मुझे लगता है कि ये टैलेंटेड नहीं है, पर लेकिन ये बात मैं खुलकर नहीं कह सकता। सिंजी उससे कहता है कि ये तो बहुत ही कमाल की बात है कि आप यहाँ तक पहुँच गए, लेकिन मुझे लगता है कि आप एक जीनियस हो। फिर वो लड़की कहती है कि हाँ, इस ऑर्गेनाइजेशन के सभी लोग जीनियस है, पर लेकिन इस ऑर्गेनाइजेशन में जीनियस लोग ही ज्वाइन हो सकते हैं। फिर लियो जिंगू सिंजी से कहते हैं कि सिंजी, अगर तुम ऑर्गेनाइजेशन में शामिल हो जाओगे तो हम हमारी ऑर्गेनाइजेशन तुम्हें पूरा सपोर्ट करेगी कल्टीवेशन में। वो दोनों बातें कर ही रहे होते हैं, पर लेकिन लियो जिंगू के मोबाइल पर अचानक से कोई कॉल करता है। लियो जिंगू कॉल उठाने के बाद पूछते हैं कि क्या हुआ। वहां से कोई बोलता है कि चेयरमैन, एक म्यूटेड बीस्ट अपेयर हुआ है जो लेवल 2 पे है, यह आपकी लोकेशन से 30 किलोमीटर दूर है। फिर लियो जिंगू ये सुनने के बाद हैरान हो जाते हैं और पूछते हैं, क्या लेवल 2 का म्यूटेड मॉन्स्टर, इसका एट्रीब्यूट क्या है? फिर सामने से वो आदमी कहता है कि हम पक्का नहीं है कि उसका एट्रीब्यूट क्या है, पर लेकिन वह पॉइजन एट्रीब्यूट लगता है और शायद से वो पॉइजन स्नेक है। फिर चेयरमैन कहते हैं कि तुम जल्दी से उसे ला के वो सील कर दो, मैं और यू जल्दी से वहां आएंगे। मैं आप सबको बता दूं कि यू इस लड़की का नाम है। चलो आगे की कहानी को कंटिन्यू करते हैं। फिर लियो जिंगू सिंजी से कहते हैं कि अभी के लिए मुझे माफ कर देना सिंजी, पर लेकिन इस वक्त बहुत बड़ी इमरजेंसी आ गई है जिस कारण मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा, इसलिए हम किसी और समय बात करेंगे। फिर सिंजी उनको खिड़की से जाते हुए देखता है और कहता है कि मैंने अपने आप को और ज्यादा ताकतवर बनाने की चॉइस ली थी, क्योंकि अब मुझे फिर से उस दर्द को महसूस नहीं करना जो मैंने पिछली लाइफ में किया था। फिर सिंजी और कहता है कि इस समय मेरा लेवल बहुत ही ज्यादा कम है, जो बबली स्पिरिट स्टेज है, और मुझे नहीं लगता कि आगे जाके लेवल को और जल्दी बढ़ाना आसान होगा। फिर सिंजी मोबाइल निकाल के स्पिरिचुअल एनर्जी को ढूंढने लग जाता है कि कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल एनर्जी हो, लेकिन अचानक से उसके मोबाइल पे कॉल आ जाता है। सिंजी उसको देखते हुए हैरान हो जाता है कि किसका कॉल है। सिंजी के दोस्त का कॉल आया होता है। सिंजी उस कॉल को उठाने के बाद कहता है कि अरे तूने आधी रात को क्यों कॉल किया है? क्या हुआ? आधी रात को किस बारे में बात करनी है तुझे? फिर सिंजी का दोस्त कहता है कि अरे सिंजी, मेरी मदद करो, मुझे लगता है मेरे घर के अंदर भूत आ गए हैं। फिर सिंजी कहता है कि तू क्या कहना चाहता है, मुझे समझ नहीं आ रहा। सिंजी का दोस्त कहता है कि अरे सिंजी, मेरे घर के पीछे एक पहाड़ है जिसके ऊपर दिन भर बिजली गिरती रही है, पर लेकिन बरसात बिल्कुल नहीं हो रही। सिंजी इन सब बातों को सुनने के बाद सोचता है कि क्या ये लाइट एंड एट्रीब्यूट स्पिरिचुअल एनर्जी रिवाइव तो नहीं हो रही?
फिर हमें सिंजी के दोस्त का नाम बताया जाता है जिसका नाम कोटोगे होता है। फिर सिंजी अपने दोस्त से कहता है कि अरे कोटोगे, जो भी ठंडा तुम्हें गिरती हुई दिख रही है उसके बारे में मुझे और ज्यादा बताओ। फिर कोटोगे का सीन दिखाया जाता है। कोटोगे बोलता है कि आसमान बिल्कुल काला हो गया है और ठंडा रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। फिर कोटोगे सिंजी से कहता है कि सिंजी मेरे यार, प्लीज मुझे यहाँ से जल्दी से बचा ले। सिंजी सोचते हुए कहता है कि अब मुझे पक्का यकीन है कि उस जगह लाइटिंग एट्रीब्यूट स्पिरिचुअल एनर्जी ही है। फिर सिंजी हमें लेवल के बारे में बताता है कि एट्रीब्यूट के 3 लेवल होते हैं। पहला लेवल कॉमन एट्रीब्यूट होता है, इसके अंदर 5 एट्रीब्यूट होते हैं। पहला वाटर, फायर, विंड एंड अर्थ, और बाकी एक एट्रीब्यूट और है। फिर दूसरा लेवल आता है। दूसरे लेवल में रेयर एट्रीब्यूट होते हैं जैसे कि लाइट, आइस, डार्कनेस और लाइटनिंग। फिर तीसरा लेवल आता है। तीसरे लेवल में लेजेंडरी एट्रीब्यूट होता है, उसका नाम वॉइड होता है, और बाकी कुछ और हैं। फिर सिंजी इतना सब बताने के बाद कहता है कि मुझे लगता है मुझे एक नया एट्रीब्यूट मिला है और इस एट्रीब्यूट को हासिल करने के लिए मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ से जाना होगा। सिंजी अपने दोस्त कोटोगे से कहता है कि कोटोगे मैं वहां आ रहा हूँ, और जब मैं वहां आ जाऊं तो मुझे अपने घर के पीछे पहाड़ी के पास ले जाना। और सिंजी कहता है कि और तुम सावधान रहना कि उस जगह कोई और लोग नहीं आ जाए। फिर कुटुके कहता है कि ऐसी भूतिया जगह पे कोई आना भी क्यों चाहेगा। फिर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हमें 2 लड़कों का सीन दिखाया जाता है जिससे एक लड़की कह रही होती है कि तुम दोनों यहाँ हो, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ, चलो मेरे साथ अपने पहले मिशन के लिए। फिर वो दोनों लड़के उस लड़की से कहते हैं कि मिस कावड़ी आप ये तो बताइए हम जा कहाँ रहे हैं। मिस कावड़ी उन दोनों से कहती है कि मुझे पता चला है कि एक पहाड़ के ऊपर लैटिन एट्रीब्यूट स्पिरिचुअल एनर्जी गिरी है, इस कारण हम उस पहाड़ को देखने के लिए जा रहे हैं। और मैं ये भी बता दूं कि उस पहाड़ के ऊपर जो भी स्पिरिचुअल एनर्जी गिरी है उसके डिस्पेयर होने से पहले हम उसको कलेक्ट करने के लिए जा रहे हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है। हमें सिंजी का सीन दिखाया जाता है जो किसी जंगल में जा रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि सिंजी उसी पहाड़ के ऊपर सबसे पहले पहुंच गया होता है और उस पहाड़ के ऊपर बहुत ही ज्यादा लाइटनिंग गिर रही होती है। सिंजू उस पहाड़ की तरफ देखते हुए कहता है कि अरे ये तो सच में ही लाइटिंग एट्रीब्यूट स्पिरिचुअल एनर्जी है। हम देखते हैं सिंजी पहले इंक्रीज पे क्लिक करता है, फिर लाइटनिंग पे क्लिक करता है। फिर सिंजी के सामने सिस्टम आ जाता है जो कहता है कि वार्निंग, ये एट्रीब्यूट बहुत ही ज्यादा रेयर है, इस कारण इस एट्रीब्यूट में स्पिरिचुअल एनर्जी भी ज्यादा लगेगी, क्या आप फिर भी इस एट्रीब्यूट को लेना चाहेंगे। सिंजी यस पे क्लिक कर देता है कि हाँ मैं इसको लेना चाहूंगा। सिस्टम कहता है कि थोड़ी देर इंतजार कीजिए, हम लाइटनिंग एट्रीब्यूट को तैयार करते हैं। फिर सिस्टम कहता है कि आपको ब्लू लाइटनिंग टेक्निक दी जा रही है जिसको लाइटनिंग फ्लैश भी कहते हैं। फिर सिंजो उस ब्लू क्रिस्टल को हाथ में लेते हुए कहता है कि जैसा कि उम्मीद थी इस रेयर एट्रीब्यूट से, एक ब्लू क्रिस्टल के पीछे बहुत ही ज्यादा रेयर पावर छुपी हुई है। सीन शिफ्ट होता है। हमें मिस कावड़ी और उनके साथी दिखाए जाते हैं जिनके ऊपर लाइटनिंग गिर रही होती है। उनमें से एक लड़का मिस कावड़ी को कुछ सामान देते हुए कहता है कि क्या मिस कावड़ी आप सच में इस लाइटनिंग को कलेक्ट करना चाहती हैं। फिर वो लड़का कहता है कि क्या ये लाइटनिंग सच में इस थर्मस जैसी चीज में कलेक्ट हो जाएगी। फिर मिस कावड़ी कहती है कि अपनी बेकार बातों को बंद करो और उस चीज को मुझे दो। फिर मिस कावड़ी उस लाइटनिंग को कुछ देर देखती है। फिर हम देखते हैं कि मिस कावड़ी उस थर्मस के अंदर लाइटनिंग को कलेक्ट करने लग जाती है। फिर हम देखते हैं कि धीरे धीरे करके सारी लाइटनिंग उस थर्मस के अंदर जाती जा रही है। फिर वो दोनों भी मिस कावड़ी को हौसला देते हुए कहते हैं कि अमेजिंग, जैसा उम्मीद थी मिस कावड़ी से। फिर दूसरा वाला कहता है मिस कावड़ी तो बहुत ही ज्यादा कूल दिख रही है देखने में। फिर हम अचानक से देखते हैं कि वो थर्मस धीरे धीरे करके टूटता जा रहा है। फिर मिस कावड़ी उसको देखते हुए कहते हैं कि स्पिरिट कलेक्टर इसको संभाल नहीं सकता। फिर हम देखते हैं कि स्पिरिट कलेक्टर वहीं के वहीं ब्लास्ट हो जाता है और उनमें उन दोनों में से एक लड़का मिस कावड़ी को वहां से बचा लेता है। फिर हम देखते हैं कि लाइटनिंग और भी ज्यादा तेजी से गिरने लगती है। फिर मिस कावड़ी उन दोनों से कहती है कि हमें हमें यहाँ से पीछे हटना पड़ेगा क्योंकि स्पिरिचुअल एनर्जी काबू से बाहर हो गई है, ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। फिर उनमें से एक लड़के को कुछ आवाज सुनाई देती है झाड़ियों में से। फिर हमें पता चलता है कि वो आवाज सिंजी की ही होती है और सिंजी से वो लड़की कह रही होती है कि यहाँ ये लड़का क्या कर रहा है। फिर मिस कावड़ी सिंजी से कहती है कि मुझे नहीं पता तुम पहाड़ पे क्यों चढ़ रहे हो, पर लेकिन ये पहाड़ लोगों के लिए अभी खुला नहीं है, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ। लेकिन सिंजी मिस कावड़ी की बातों पर ध्यान नहीं देता और कहता है कि आखिरकार मैंने उसको ढूंढ ही लिया। फिर हम देखते हैं सिंजू उस लाइटनिंग के पास जा रहा होता है। फिर उनमें से एक लड़का कहता है कि ये वहां क्यों जा रहा है, क्या ये मरना चाहता है। फिर उनमें से दूसरा वाला लड़का कहता है कि इसने हमारी बात नहीं सुनी, हमने इससे क्या कहा है अभी। फिर हम देखते हैं कि बहुत बड़ी लाइटनिंग नीचे आ रही होती है जो सीधा जाके सिंजी के ऊपर
गिर जाती है। फिर हम देखते हैं उन दोनों लड़कों में से एक लड़का कहता है कि ये तो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। फिर दूसरा वाला कहता है कि नहीं, ये इंसान तो हो ही नहीं सकता। फिर मिस काउडी हैरान होते हुए कहते हैं कि मुझसे मत कहना कि इसने अल्ट्रा रेयर लाइटनिंग एट्रीब्यूट स्पिरिचुअल एनर्जी को अवेकन कर लिया है। फिर हम देखते हैं कि सिंजी के ऊपर बहुत ही ज्यादा तेजी से लाइटनिंग गिर रही होती है और सिंजी उस लाइटनिंग से कह रहा होता है कि क्या तुझे लगता है कि तू मुझे हरा सकती है? इसका तो बिल्कुल भी चांस नहीं है। फिर सिंजी उस लाइटनिंग को देखते हुए कहता है कि मेरी बात कान खोलकर सुनो कि इस जीवन में मुझे न स्वर्ग रोक सकता है, ना ही ये धरती मुझे दफना सकती है। और मैं अपने नाम को इस दुनिया में फैलाऊंगा और मेरे रास्ते में कोई भी देवता नहीं आ पाएगा। फिर सिंजी कहता है कि आगे जाके मैं बहुत ही ज्यादा पावरफुल बनूंगा। फिर हम देखते हैं कि सिंजी धीरे धीरे करके सारी लाइटनिंग को अब्सॉर्ब कर लेता है। फिर हम देखते हैं सिंजी सारी लाइटनिंग को अब्सॉर्ब कर लेता है और आसमान में उड़ने लग जाता है। फिर सिंजी अपने हाथों को देखते हुए कहता है कि मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा महसूस हो रहा है। फिर सिस्टम आ जाता है। सिस्टम सिंजी से कहता है कि दो प्रकार की स्पिरिचुअल एनर्जी है, फायर और लाइटनिंग। क्या आप इन दोनों एनर्जी को इस मिक्स करना चाहते हैं? अगर आप इन दोनों एनर्जी को मिक्स कर देंगे तो एक नई स्पिरिचुअल एनर्जी तैयार होगी जिसका नाम लाइटनिंग फ्लेम होगा। इसके बाद फिर सिंजी सिस्टम से कहता है कि हाँ, उन दोनों एट्रीब्यूट को मिक्स कर दो। सिस्टम उन दोनों एट्रीब्यूट को मिक्स करना स्टार्ट कर देता है और हम देख सकते हैं कि सिंजी के आसपास फायर एंड लाइटनिंग एट्रीब्यूट मिक्स होने लग जाता है और फिर कुछ समय बाद वो दोनों एट्रीब्यूट मिक्स हो जाते हैं। फिर सिंजी कहता है कि क्या यही लेजेंडरी एट्रीब्यूट स्पिरिचुअल एनर्जी है? मैं इसको अपने शरीर में महसूस कर सकता हूँ, ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। फिर सिंजी के इतना कहने के बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें एक फैक्ट्री का सीन दिखाया जाता है। फिर हमें यू दिखाई जाती है जो कह रही होती है इस समय इस जगह पर एक ही म्यूटेड मॉन्स्टर है जो जायंट स्नेक है। फिर जो दो लड़के आए होते हैं उनमें से एक लड़के से यू कहती है कि स्नेक का पॉइजन बहुत ही ज्यादा डेंजरस होता है जो किसी को भी अंदर से धीरे धीरे करके कमजोर कर देता है, इसलिए उससे बच के रहना। क्या तुम समझ गए? फिर यू उन दोनों को एक एक जेट क्रिस्टल लेते हुए कहती है कि अगर तुम्हें अंदर बिल्कुल भी खतरा दिखे तो तुम इस जेट क्रिस्टल को तोड़ देना, जिससे एक लाइट एट्रीब्यूट बैरियर बनेगा जो तुमको प्रोटेक्ट कर लेगा। और फिर यू उन दोनों से कहती है कि हमारी जान इस मिशन से ज्यादा जरूरी है, इसलिए कोई भी लापरवाही मत करना। फिर वो दोनों भी हाँ कह देते हैं। फिर यू कहती है कि चलो अब ठीक है, मिशन को शुरू करते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो सब फैक्ट्री के अंदर आ जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो अंदर जा ही रहे होते हैं पर लेकिन उनमें से एक लड़के के पीछे स्नेक आ जाता है जिसको यू देख लेती है। फिर उससे कहती है कि पीछे देखो, पर लेकिन जब तलक देर हो जाती है वो हमला कर देता है। उस हमले से यू तो बच जाती है पर लेकिन वो लड़का नहीं बच पाता। फिर हम देखते हैं वो स्नेक दोबारा उन दोनों लड़कों पे हमला करने आ रहा होता है पर लेकिन वो दो लड़के आइस का कुछ निकालते हैं और उस स्नेक पे मार देते हैं जो स्नेक को बर्फ में जमा देता है। फिर वो दोनों लड़के उसको जमाने के बाद खुश हो रहे होते हैं कि हमने कर दिखाया। फिर यू उन दोनों लड़कों से कहती है कि वो स्नेक आइस को तोड़ के बाहर आ सकता है, इसलिए तुम जल्दी से जल्दी वहां से भाग जाओ। फिर हम देखते हैं कि जैसा यू ने कहा होता है वो जायंट स्नेक उस आइस को तोड़ के उन दोनों लड़कों के ऊपर पॉइजन फेंक देता है, जिससे हम देख सकते हैं कि उन दोनों लड़कों के ऊपर पॉइजन का असर होने लगता है और वो दोनों लड़के धीरे धीरे करके बेहोश होने लगते हैं। यू भी हेडक्वार्टर को कॉल करते करते कहती है कि हेडक्वार्टर मुझे रिस्पॉन्स दीजिए, पर लेकिन हेडक्वार्टर का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता और यू भी बेहोश हो जाती है और वो जायंट स्नेक यू के बहुत ही ज्यादा करीब आ जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें एक रात का सीन दिखाया जाता है। फिर हमें लियो जिंगू दिखाई जाती है जो पॉइजन स्नेक के बारे में सारी बात सिंजी को बता देते हैं और कहते हैं कि अब बस एक तुम ही हो जिसके ऊपर हम भरोसा कर सकते हैं। फिर हम देखते हैं कि सिंजी भी उसी स्नेक के बारे में अपने लैपटॉप के अंदर देखते हुए कह रहा होता है कि एक पॉइजन एट्रीब्यूट वाला स्नेक, ये तो बहुत ही ज्यादा रेयर एट्रीब्यूट है। फिर सिंजी स्क्रीन को देखते हुए कहता है कि अगर मेरे पास एक और एट्रीब्यूट के लिए खाली जगह होती तो मैं इस एट्रीब्यूट को भी अपना बना लेता। फिर लियो जिंगू सिंजी से कहते हैं कि उस मिशन पे यू भी गई थी, इसलिए यू की भी सुरक्षा बहुत ही ज्यादा जरूरी है और आपके पास तो फायर एट्रीब्यूट है, इसलिए आप तो उस स्नेक को आसानी से हरा दोगे। फिर सिंजी चेयरमैन को देखते हुए कहता है कि चेयरमैन लो, आपको कैसे पता कि मैंने फायर एट्रीब्यूट को अवेकन किया है? फिर चेयरमैन सिंजी से कहते हैं कि जब मैंने यू को आपके ऊपर नजर रखने भेजा था तो यू ने मुझे बताया था कि आपने म्यूटेड मॉन्स्टर को अपने फायर एट्रीब्यूट एबिलिटी से मार डाला था। फिर सिंजी सोचते हुए कहता है कि तो उस म्यूटेड मॉन्स्टर को इन लोगों ने छोड़ दिया था। फिर सिंजी लिू जिंगू से कहता है कि आप मेरे ऊपर निगरानी कर रहे थे। फिर लिू जिंगू कहते हैं कि मुझे माफ करना पर लेकिन ये लोगों की सुरक्षा के लिए करना पड़ता है।
सिंजी फिर लिू जिंगू से कहता है कि मैं उस फैक्ट्री के अंदर के जाएं जिसने को मारने का काम तभी करूंगा जब तक आप मेरे से वादा नहीं करते कि मेरे ऊपर निगरानी करना बंद कर दोगे। फिर लिू जिंगू सिंजी से कहते हैं कि हाँ हाँ मैं तुम पे निगरानी करना बंद कर दूंगा, पर लेकिन अगर तुम्हें और लोगों की जरूरत पड़ती है तो मुझे बता दो, मैं अभी कुछ लोगों को अरेंज कर दूंगा। फिर सिंजी लिू जिंगू से कहता है कि इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, मैं अकेला ही काफी हूँ उस स्नेक के लिए। सीन शिफ्ट होता है, हमें उस फैक्ट्री का सीन दिखाया जाता है। उस फैक्ट्री के अंदर हम देखते हैं कि यू अभी तक बेहोश नहीं हुई होती है। फिर यू उस स्नेक को देखते हुए कहती है कि क्या वो स्नेक्स कल्टीवेटर्स को खाने के बाद इवॉल्व होने की कोशिश कर रहा है। फिर यू उस जायंट स्नेक को देखते हुए कहती है कि मुझे किसी भी कीमत पे इसको इवॉल्व होने से रोकना पड़ेगा, वरना ये आसपास के जगहों पर तबाही मचा देगा। फिर हम देखते हैं कि जब तक यू उस पर हमला करे वो स्नेक यू को देख लेता है और फिर वो जायंट स्नेक यू के ऊपर हमला कर देता है। फिर यू भी उसके ऊपर हमला करने के लिए तैयार हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि यू का हमला उससे स्नेक के ऊपर लग जाता है, पर लेकिन हम देखते हैं कि यू के हाथों के ऊपर जो एनर्जी होती है वो है ना डिस्ट्रॉय हो जाती है। फिर यू कहती है नहीं ऐसा नहीं हो सकता। फिर वो जायंट स्नेक यू के ऊपर हमला कर देता है। यू पीछे जाके गिरती है और उसके मुंह में से खून निकल रहा होता है और यू कहती है कि ये नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये तो पहले से ही इवॉल्व हो चुका है। फिर धीरे धीरे करके वो जायंट स्नेक यू के पास आ रहा होता है और यू कहती है कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब ये जायंट स्नेक सब कुछ तबाह कर देगा। फिर हम देखते हैं कि सिंजू उस जगह आ चुका होता है और वो कह रहा होता है कि ये कैसा इत्तेफाक है, मैंने हाई स्कूल की ग्रेजुएशन करने के बाद इसी फैक्ट्री में काम किया था। इस फैक्ट्री का जो मालिक था वो बैंकरप्ट हो गया था और मेरी 1 महीने की सैलरी भी उसने नहीं दी थी। सिंजी के इतना कहने के बाद यू सिंजी से कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। फिर हमें सिंजी को दिखाया जाता है, सिंजी यू से कह रहा होता है कि मुझे चेयरमैन लू ने आपको बचाने के लिए भेजा था और आपके बाकी लोग कहाँ हैं। फिर यू सिंजी के ऊपर चिल्लाते हुए कहती है कि ये कोई ऐसा म्यूटेड मॉन्स्टर नहीं है जिसको तुम आसानी से हरा दो, ये पहले से ही लेवल 3 पर इवॉल्व हो चुका है। फिर सिंजी उससे कहता है कि अरे हाँ हाँ मैं समझ गया, तुम वहीं रहो और अपने आप को बचाए रखो। फिर सिंजी उस स्नेक को देखते हुए कहता है कि चलो अब देखते हैं कि तुम मेरे साथ फाइट करने के लायक भी हो या नहीं। फिर वो जायंट स्नेक सिंजी के ऊपर हमला कर देता है। फिर यू सिंजी से चिल्लाते हुए कहती है कि सिंजी वहां से भाग जाओ जल्दी से। फिर सिंजी अपने एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करते हुए कहता है कि ये जायंट स्नेक मेरे एट्रीब्यूट के सामने कुछ भी नहीं है। फिर सिंजी अपने एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करते हुए उस जायंट स्नेक के मुंह के ऊपर एक मुक्का मार देता है जो कि उस जायंट स्नेक को बड़ी जोर से लगता है। यू भी इसको देखते हुए हैरान हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि वो जायंट स्नेक एक ही मुक्के में बहुत ही ज्यादा दूर जाके गिरता है। फिर यू सिंजी से कहती है कि अब यही मौका है, उसको भागने मत देना वहां से। सिंजी अपनी तलवार को निकालते हुए कहता है कि यू तुम चिंता मत करो, अब ये मेरे हाथों से बच नहीं पाएगा। फिर हम देखते हैं कि सिंजी अपनी तलवार को अपने हाथों में लेकर अटैक के लिए तैयार हो गया होता है। फिर सिंजी अपने अटैक का नाम लेते हुए कहता है कि लाइटनिंग फ्लैश। फिर सिंजी लाइटनिंग फ्लैश को उस स्नेक के ऊपर कर देता है जिसकी वजह से उस स्नेक के 2 टुकड़े हो जाते हैं। फिर सिंजी उस स्नेक को खत्म करने के बाद अपनी तलवार को रखते हुए कहता है कि यहाँ का काम अब खत्म हो गया है। फिर यू सिंजी की एबिलिटी को देखने के बाद कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हारे पास 2 एट्रीब्यूट कैसे हैं। फिर सिंजी मन में सोचते हुए कहता है कि शायद से मुझे लगता है कि इस फ्यूचर एनर्जी कल्टीवेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कोई भी बुरी अफवाह नहीं है और ये लोगों की भी सच में मदद करते हैं, इसलिए अगर ये मेरे ऊपर जासूसी करके मेरे बारे में जानना चाहते हैं तो जान सकते हैं, क्योंकि ये मुझको किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। फिर इस सिंजी यू को बता देता है कि हाँ मैंने लाइटिंग और फायर एट्रीब्यूट दोनों को अवेकन किया है। फिर यू इतना सुनने के बाद हैरान हो जाती है और सोचती है कि मुझे तो अब विश्वास भी नहीं हो सकता कि ये अब कितना ज्यादा पावरफुल होगा। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें रात का सीन दिखाया जाता है। फिर यू लू जुंगू को वो सारी बातें बताते हुए कहती है कि मैंने ये उनके मुंह से ही सुना था कि उन्होंने लाइटिंग और फायर एट्रीब्यूट दोनों को अवेकन किया है। फिर लू जुंगू यू की बातों को सुनने के बाद कहता है कि इसलिए उन्होंने मुझसे कहा था कि हम उनके ऊपर जासूसी करना बंद कर दें। फिर लू जुंगू मन में सोचते हुए कहते हैं कि अब तो मुझे किसी भी हालत में उसको ऑर्गेनाइजेशन में शामिल करना ही पड़ेगा। फिर यू लू जिंगू से कहती है कि क्या हम सिंजी के ऊपर जासूसी करना बंद कर दें। फिर अचानक से ही चेयरमैन यू से कहते हैं कि यू तुम्हें नहीं लगता कि अब वो समय आ गया है कि तुम्हें भी अपने लिए एक बॉयफ्रेंड ढूंढ लेना चाहिए। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें मीटिंग का सीन दिखाया जाता है। चेयरमैन ऑर्गेनाइजेशन के लोगों के साथ मीटिंग कर रहे होते हैं। फिर उनमें से एक आदमी कहता है कि चेयरमैन लो, हम साफ साफ जानते हैं कि स्पिरिचुअल एनर्जी दोबारा अर्थ पर आ रही है, इसके कारण अलग अलग घटनाएं हो रही हैं जिसे हम लोगों से छुपा नहीं सकते। इसलिए मेरा कहना है कि हमें स्पिरिचुअल एनर्जी के बारे में सब लोगों को बता देना चाहिए। फिर दूसरा आदमी उससे कहता है कि आप कहना क्या चाहते हैं, अगर हमने लोगों को ऐसा बता दिया तो सब लोगों में अफरा तफरी मच जाएगी जिसके कारण हम उन लोगों को संभाल भी नहीं पाएंगे। फिर पहला वाला आदमी दूसरे वाले आदमी से कहता है कि
आप ऐसा कह कैसे सकते हैं? अगर हमने पहले ही लोगों को ऐसा बता दिया होता तो कल वाली फैक्ट्री वाली घटना के आसपास जितने भी लोग थे हम उनको ऐसी मुसीबत आने से पहले ही उनको बाहर निकाल लेते। फिर दूसरा वाला आदमी कहता है कि फैक्ट्री वाली घटना को तो पहले ही सॉल्व कर दिया गया है। फिर पहला वाला आदमी कहता है कि फैक्ट्री वाली घटना को तुमने सॉल्व नहीं किया था, तुमने जिस लड़के को बुलाया था फैक्ट्री वाली घटना को उसने ही सॉल्व किया था। दूसरा वाला आदमी कहता है कि तुम कहना क्या चाहते हो। फिर बाद में ये दोनों इसी बात के ऊपर लड़ने लग जाते हैं। फिर चेयरमैन लू जिंगू कहते हैं तुम सब शांत हो जाओ और अपनी जगह पे बैठो। फिर वो दोनों भी शांति से अपनी जगह पे बैठ जाते हैं। फिर लिू जिंगू दूसरे वाले आदमी से कहते हैं कि तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अगर फौजी सिंजी नहीं होता तो मैं अपने लोगों को भी खो देता और अपनी बेटी को भी, और तो और जो भी उस घटना की वजह से घायल हो गए होते वो लोग भी हंगामा खड़ा कर देते। और मैं आप सबको बता दूं जी, अपनी जिस बेटी के बारे में बात कर रहा वो यू है। फिर लिू जिंगू कहते हैं कि हालांकि हमने स्पिरिचुअल एनर्जी के फिर से रिवाइव होने की बात लोगों में बता दी तो लोगों में अफरा तफरी मच सकती है, इसलिए मैंने एक आइडिया सोचा है। फिर लू जिंगू लोगों से कहते हैं कि स्क्रीन की ओर देखिए, ये जो भी सिंबल देख रहे हैं इन जगह स्पिरिचुअल एनर्जी फिर से रिवाइव हो रही है, क्योंकि हमने इसकी जांच की है। अगर हम इन जगहों का इस्तेमाल करें तो एग्जाम्पल के तौर पर हम इस जगह को लोगों की घूमने लायक बना दे तो लोग इस जगह पर घूमने आया करेंगे और हम उन पर नजर रख सकेंगे, जिससे हम पता भी कर सकते हैं कि स्पिरिचुअल एनर्जी का लोगों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, और इसकी वजह से हम अपने अगले कदम पर विचार भी कर सकते हैं। आप सबका क्या कहना है इसके बारे में? फिर चेयरमैन की इन सब बातों को सुनने के बाद पहला वाला आदमी कहता है कि मुझे इससे कोई भी दिक्कत नहीं है, आपको इस आइडिया को आजमाना चाहिए। फिर दूसरा वाला आदमी कहता है कि जैसा कि चेयरमैन से उम्मीद थी, मेरे ख्याल से तो ये आइडिया बहुत ही ज्यादा अच्छा है। फिर चेयरमैन लिू जिंगू कहते हैं कि अगर आप सबको कोई परेशानी नहीं हो तो मैं कुछ डिस्कस करना चाहूंगा। फिर लिू जिंगू सब लोगों से कहते हैं कि आप कल की घटना की वजह से फूजी सिंजी के बारे में जान चुके होंगे। मैं फूजी सिंजी को स्पिरिचुअल एनर्जी कल्टीवेशन ऑर्गेनाइजेशन में शामिल करना चाहता हूँ, मैं उसको स्क्वाड लीडर बनाना चाहता हूँ। आप सबका इस बारे में क्या ख्याल है? फिर दूसरा वाला आदमी कहता है कि मैं इसके शामिल होने से इनकार नहीं कर रहा, पर लेकिन इसको इतना ऊंचा पद देने से मैं सहमत नहीं हूँ। फिर पहला वाला आदमी कहता है कि अगर आप उसके शामिल होने पर ही इतना ऊंचा पद दे दोगे तो जो निचले पद के लोग हैं वो नाराज हो जाएंगे। फिर लिू जिंगू कहते हैं कि आप सबने उसकी काबिलियत को कल रात ही देख लिया, उसने फायर और लाइटनिंग एट्रीब्यूट दोनों को अवेकन किया है, और जिसकी वजह से हम उसको नाराज भी नहीं कर सकते। अगर हमने उसको नाराज कर दिया तो हमारे लिए बहुत बड़ी परेशानी हो जाएगी। फिर पहला वाला आदमी कहता है कि अगर आप उसको इतना ही शामिल करना चाहते हैं तो उसको एक टेस्ट देना पड़ेगा। फिर दूसरा वाला आदमी कहता है कि हाँ, हमें उसको एक टीम लीडर बना के टेस्ट करना चाहिए कि वो कितना ज्यादा पावरफुल है। अगर वो इस टेस्ट में पास हो जाता है तो हम उसको स्क्वाड लीडर बनाने के बारे में सोचेंगे। फिर चेयरमैन लू कहते हैं कि अब आप सबने ये सुझाव दिया है, अब बाद में पछताना मत। आज की इस कहानी को यहीं खत्म करते हैं, और अगर आप इस स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, कमेंट बॉक्स खाली है, और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अभी के लिए गुड बाय।